Hello everyone, welcome to Visionary Classes. So again we are with the new lecture on Environmental Science UGC NET JRF exam. So आज का जो टॉपिक होने वाला है वो यूनिट 9 का सैम्पल टेक्निक पे मैं आज का लेने वाला हूँ जो लेसन है और ये पेपर 1 में भी आता है। ओके, सो ये जो टॉपिक है ये हम काफ़ी अरसे बाद बना रहे हैं यूसी नेट के एग्ज़ाम के लिए क्योंकि एग्ज़ाम्स जो हैं वो काफ़ी नज़दीक हैं and most of the aspirants are facing some difficulties related to the UCNET एग्ज़ाम्स कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें क्योंकि जो UCNET का एग्ज़ाम हो रहा है वो काफ़ी डिले से हो रहा है तो काफ़ी बच्चों के अंदर बहुत सारी ट्रॉमा एंड बहुत सारा फियर एंड पेन है बट डोंट वरी क्योंकि एग्ज़ाम्स जो होते हैं दैट इज़ अ पार्ट ऑफ योर लाइफ एंड ऑलवेज यू शुड अप्रिशिएट योर फेलियर एज वेल एज सक्सेस। ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा आप समझने की कोशिश करें टॉपिक्स को क्योंकि अगर आप एक सब्जेक्ट के मास्टरी बनना चाहते हो तो आप टॉपिक को समझो। ठीक है, आप रिजल्ट ओरिएंटेड ज़्यादा मत बनो। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है लेट्स बिगिन इट एंड स्टार्ट द आवर बेसिक फंडामेंटल्स ऑन द सैम्पलिंग टेक्निक्स। सो द सैम्पलिंग टेक्निक स्टार्ट करने से पहले हम ये फिगर देख सकते हैं कि इसमें होता क्या है। अगर मैं सैम्पल टेक्निक की बात करूं तो दो तरीके की सैम्पलिंग टेक्निक होती हैं। अगर पहली टेक्निक की बात करूं तो वो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक होती है, दूसरी बात करूं तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक होती है। ठीक है, अब इनके सब कुछ टर्म्स दिए हुए हैं जैसे कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की मैं बात करूं सो इन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग देयर आर 5 टाइप्स ऑफ थिंग्स प्रेजेंट। ओके, और उसमें से जो चार होते हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट? दैट इज सिंपल रैंडम टाइप ऑफ टेक्निक, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग टेक्निक, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग टेक्निक, क्लस्टर सैम्पलिंग टेक्निक। ठीक है, और उसके अलावा कुछ और भी होते हैं अदर सैम्पलिंग टेक्निक्स। ठीक है, तो ये जो पांच हैं ये टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक है। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक का मीनिंग आप समझ रहे होगे कि वहां पे क्या होता है कि जिसको सिलेक्ट किया जाता है, जिन लोगों को सिलेक्ट किया जाता है, सबकी पॉसिबिलिटी होती है सिलेक्शन की। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि मेरे पास 5 से 10 कैंडिडेट हैं इंटरव्यू देने के लिए। ठीक है, और उनमें से अगर मैं इंटरव्यू से पहले की बात करूं तो इंटरव्यू से पहले अगर बात की जाए तो सबकी प्रोबेबिलिटी होती है कि सबका सिलेक्शन होने की इक्वल चांसेस हैं। बट सिलेक्ट कौन होता है? सिलेक्ट वो होता है जिसका थोड़ा ज्यादा ही क्या होता है, किसी चीज में उसने मास्टरी की होती है या तो वो फिट होता है इंटरव्यू के लिए, तब उसका सिलेक्शन होता है। बट अगर शुरुआत में बात करूं कि मतलब इंटरव्यूअर बैठा हुआ है वो सिलेक्ट कर रहा है 10 बंदों को तो सबकी प्रोबेबिलिटी इक्वली होती है। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का मीनिंग ये है कि उसमें हर एलिमेंट का अपना जो सिलेक्शन ऑफ चांसेस हैं वो सेम है। ठीक है, फिर अगर बात करें नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में भी चार हैं। एक कन्वीनियंस, दूसरा है जजमेंटल, तीसरा है कोटा सैम्पलिंग और चौथा है स्नोबॉल सैम्पलिंग। ओके, ये समझ में आ गया आपको? तो ये आप परफेक्टली याद कर लो क्योंकि क्वेश्चंस जो आएंगे इन एग्जाम दे विल बी आस्किंग व्हिच ऑफ दिस फॉलोइंग इज ए प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, व्हिच ऑफ दिस फॉलोइंग इज ए नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। ठीक है, तो आपके नाम्स तो जरूर याद होने चाहिए। बिना नाम्स के तो आप एग्जाम में बैठने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। ठीक है, नाम पता होगा तभी आप एग्जाम में बैठ सकते हो किसी भी एग्जाम्स को देने के लिए। ओके, सो इन दी नेक्स्ट थिंग वी विल डिस्कसिंग इन डिटेल कि मतलब ये होते थे क्या और इनमें क्या क्या होता है, ये चीज को भी हमको डिस्कस करना है। तो अगर मैं पहली बात करूं तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में जैसे कि मैंने बताया कि इन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इट इज पॉसिबल टू बोथ डिटरमाइन which sample units belongs to which sample and the probability that each sample will be selected। समझ में आया क्या बोला? इसने बोला कि इन प्रोबेबिलिटी इट इज पॉसिबल टू बोथ डिटरमाइन व्हिच सैंपल यूनिट्स बिलोंग टू व्हिच सैंपल। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ कैटेगरी ऑफ सैंपल को आप सिलेक्ट कर रहे हो तो आप इसे पता कर सकते हो कि ये किस कैटेगरी के सैंपल से आया है। ओके, सेकंड में क्या है? द फॉलोइंग सैंपल्स सैम्पलिंग मेथड्स आर द एग्जांपल ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। क्या क्या है? सबसे पहला जो मैंने बताया सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। ओके, so samples are chosen at a random and each member
or the sample unit of the population has an equal chance of being selected in the sample and population is small and homogeneous. ठीक है, तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में क्या हो रहा है कि सैंपल्स आर चूजन एट ए रैंडम एंड ईच मेंबर और सैम्पलिंग यूनिट ऑफ पॉपुलेशन हैज ए एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड इन द सैंपल, जैसे कि बोला गया। ठीक है, कि इसमें किसी को भी उठा के रैंडमली क्या किया जाता है, चूज कर लिया जाता है और उसको सैंपल में इंक्लूड कर लिया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि पॉपुलेशन जो होता है स्मॉल होता है और होमोजीनियस होता है। ठीक है, मतलब इक्वली मिक्स्ड होता है, सिंपल रैंडम की बात करूं तो। ठीक है, दूसरा चीज की बात करूं तो दिस इज ए स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। ये तो पहला था सिंपल रैंडम, फिर है स्ट्रैटिफाइड। तो स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग में क्या हो रहा है कि स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग इज ए पॉसिबल व्हेन it makes a sense to partition the population into the groups। ठीक है, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग में क्या आ रहा है, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग इज पॉसिबल व्हेन इट मेक्स अ सेंस टू पार्टीशन द पॉपुलेशन इनटू ग्रुप्स। मतलब एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ तुमको सैंपल्स दिए गए हैं, आप उनको क्या एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे आप उनका डिवीजन कर रहे हो। ठीक है, तो अगर उस तरीके का डिवीजन हो सके तो उसको हम स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग बोलते हैं। तो द ग्रुप्स आर कॉल्ड एज स्ट्राटा, ये भी याद रखो, इनमें जो ग्रुप्स होते हैं इनको हम स्ट्राटा बोलते हैं। तो स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग कहाँ पे सबसे ज्यादा काम करेगा, जहां पे आपका हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन होगा। ठीक है, बहुत ही हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन होगा। देखो यहाँ पे था स्मॉल एंड होमोजीनियस, बट यहाँ पे उसने बात कर दी हेट्रोजीनियस की। ये देखो पॉइंट इंपोर्टेंट है कि मिक्स्ड पॉपुलेशन है। यहाँ पे क्या है कि एक टाइप ऑफ सैंपल ही तुमको दिख रहा है, समझ में आया? किसमें, सिंपल रैंडम में आपको स्मॉल और थोड़ा होमोजेनियस टाइप ऑफ दिख रहे हैं, बट स्ट्रैटिफाइड में बहुत सारे पॉपुलेशन होंगे, हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन जो कि मिक्स्ड होंगे। आया समझ में? आगे चलते हैं, तो फिर आता है तुम्हारा क्लस्टर सैम्पलिंग। ओके, तो क्लस्टर सैम्पलिंग में क्या हो रहा है कि इन दिस मेथड द पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू सेपरेट नेचुरल ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट्स। These groups are called as clusters. So each cluster includes one type of elements. In this method, population is divided into separate natural groups of elements. These groups are called cluster. इनको हम clusters बोलते हैं। ठीक है, एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन में हम क्या कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स को अलग कर दे रहे हैं और उनको एक जगह पे इकट्ठा कर रहे हैं, तो उनको हम क्लस्टर बोलते हैं। तो ईच ग्रुप कंसिडर एज ए क्लस्टर, तो ईच क्लस्टर इंक्लूड्स वन टाइप ऑफ एलिमेंट, तो एक टाइप ऑफ एलिमेंट एक क्लस्टर में होता है। ठीक है, ए सिंपल रैंडम सैंपल इज टेकन फ्रॉम ईच क्लस्टर्स। ठीक है, फिर उस क्लस्टर से हम उठा रहे हैं एक एक सैंपल्स को, तो हम इसको क्लस्टर सैंपलिंग बोलते हैं। तो क्लस्टर सैंपलिंग प्रोवाइड्स द बेस्ट रिजल्ट ओनली व्हेन द एलिमेंट्स विद इन द क्लस्टर आर हेट्रोजीनियस। समझ में आया? मतलब उस क्लस्टर के अंदर भी हेट्रोजीनियस होगा, अलग अलग करोगे ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स को सेपरेट करोगे, फिर उसके अंदर जो हेट्रोजीनियस होगा उसको हम सिलेक्शन कर रहे हैं। ठीक है, फिर आ रहा है क्या, सिस्टमैटिक सैंपलिंग। तो सिस्टमैटिक सैंपलिंग में क्या हो रहा है, दिस इज ए सिंपल प्रोसीजर एंड यूटिलाइज्ड व्हेन ए कंप्लीट लिस्ट ऑफ पॉपुलेशन फॉर्म्स विच ए सैंपल इज टू बी ड्रॉन इज अवेलेबल। ठीक है, तो एक कंप्लीट लिस्ट है हमारे पास और उनमें से हम अगर निकाल रहे हैं किसी को सिस्टमेटिकली, तो हमारा क्या हो रहा है, ये सिस्टमेटिक सैंपलिंग हो रहा है। पॉपुलेशन इज लार्ज, स्कैटर्ड एंड हेट्रोजेनियस। समझ में आया? तो सैंपल्स आर ड्रॉन evenly spaced after random start position 10th 15th 20th 50th। ठीक है, तो रैंडम स्टार्ट पोजीशंस पे सिलेक्शन हो रहा है। ठीक है, अब ये क्या समझा रहा है कि मतलब 10th वाले एलिमेंट को ले रहे हो या 15th वाले एलिमेंट को ले रहे हो या 20th को ले रहे हो या 50th को ले रहे हो। ठीक है, रैंडमली सिलेक्ट कर रहे हो पोजीशन से। ठीक है, लिस्टिंग तो कर दिए, लिस्टिंग के बाद आप पोजीशन वाइज उसको सिलेक्शन कर रहे हो। ठीक है, तो ये जो चार हैं, दिस आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है क्योंकि इससे क्वेश्चंस बनने के 100% चांसेस हैं। ये पेपर 1 के लिए भी इंपॉर्टेंट है और ये आपके नॉर्मल स्टैट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आया समझ में? ओके, नाउ वी सी वन फिगर। ठीक है, तो मैंने पहले भी बताया था कि सिंपल रैंडम सैंपलिंग क्या होता है। अब देख लो यहाँ पे, ये सिंपल रैंडम सैंपलिंग का एग्जाम्पल है। तो इसमें बताया क्या था कि ईच एलिमेंट की प्रोबेबिलिटी होती है कि उस सेलेक्ट का सिलेक्शन हो। देखो यहाँ पे ब्लू वाले को सिलेक्ट किया, यहाँ पे भी ब्लू को सिलेक्ट, यहाँ पे नहीं किया इन दोनों को सिलेक्ट। ठीक है, फिर ब्लू को सिलेक्ट किया, फिर इन दोनों को नहीं किया, फिर इसको नहीं किया, फिर एक ब्लू को सिलेक्ट कर लिया।
देखो यहाँ पे कुछ नहीं पता चल रहा है कि किसको सिलेक्ट कर रहे हो, ठीक है। ये किसी को भी रैंडमली 1 2 3 को सिलेक्ट किया, फिर 4 को सिलेक्ट किया, यहाँ पे 5th को भी सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। यहाँ कुछ पता नहीं चल रहा है कि रैंडमली इसने पॉपुलेशन से किसी को भी उठा के सिलेक्ट किया। आया समझ में, ठीक है। फिर क्या हुआ कि स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग की बात की थी। स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग में क्या था, होमोजीनियस पॉपुलेशन था। अब इसमें क्या किया, इसने पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस में देखो इनको अलग कर दिया, लाइट ब्लू कलर वालों को अलग कर दिया, ठीक है। डीप ब्लू नेवी ब्लू वालों को अलग कर दिया, ठीक है। दो तरीके के अलग किए, फिर उनमें से रैंडमली सिलेक्ट किया, फिर उनमें से रैंडमली सिलेक्ट किया। आया समझ में। तो ये स्ट्रैटिफाइड है, इसमें ग्रुपिंग हो गई है। आया, ओके। फिर क्या हो रहा है, क्लस्टर सैंपलिंग। ये तो था पहला वाला टर्म, ये था स्ट्रैटिफाइड, ये क्लस्टर। अब तुम क्लस्टर में घुस रहे हो, तो क्लस्टर में क्या क्या, तीन तीन का ग्रुप बनाया, ठीक है। अपने मन से तीन तीन का ग्रुप बनाया ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे तो बना लिया, ठीक है। तो ये समझ लो ना कि हस्बैंड वाइफ चिल्ड्रन, हस्बैंड वाइफ चिल्ड्रन, हस्बैंड वाइफ चिल्ड्रन का एग्जांपल ले लो, ठीक है। तो इस तरीके का ग्रुप उन्होंने बनाया, बट उनमें से भी उन्होंने रैंडमली सिलेक्ट किया इस क्लस्टर को और इस क्लस्टर को। तो ये भी क्या हुआ, एक तरीके से तुम्हारा क्लस्टर सैंपलिंग हुआ। देखो रैंडमली सिलेक्शन हो रहा है, रैंडम सिलेक्शन हो रहा है, बट कैसे हो रहा है वो डिपेंड कर रहा है। अब बात करते हैं सिस्टमेटिक सैंपलिंग की। सिस्टमेटिक में क्या किया है कि सबको अरेंज कर दिया है, ठीक है। लिस्ट में बना लिया है, सबको अरेंज कर दिया है न्यूमेरिकली, सबको नंबरिंग कर दिया है, फिर उसमें से सिलेक्शन किया। दूसरा, पांचवा, फिर आगे, फिर आगे, फिर आगे, ऐसे सिलेक्शन किया, ठीक है। तो ये एक तरीके का सिस्टमेटिक सैंपलिंग बन गया। तो इसी तरीके से सैंपलिंग की जो थ्योरी है वो चलती है, ये चीज याद रखना, ओके। तो सैंपलिंग थ्योरी हैपेंस लाइक दिस। नाउ कमिंग टू नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। अब हम बात करते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की, क्योंकि प्रोबेबिलिटी की सैंपलिंग के बाद हमारी आती जो है टेन्यूर, दैट इज नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। इसमें क्या हो रहा है कि सैंपल डज नॉट हैव नोन प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग सिलेक्टेड, ठीक है। सैंपल डज नॉट हैव नोन प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। तो इसमें क्या हो रहा है, तुम्हारा जजमेंटल सैंपलिंग आएगा। सबसे पहले जो आएगा वो आएगा जजमेंटल सैंपलिंग। तो जजमेंटल सैंपलिंग की अगर मैं बात करूं, तो उसमें क्या हो रहा है कि ऑल्सो कॉल्ड एज पर्पसिव सैंपलिंग, ठीक है। द चॉइस ऑफ सैंपल आइटम्स डिपेंड्स एक्सक्लूसिवली ऑन द जजमेंट्स ऑफ द इन्वेस्टिगेटर्स, ठीक है। तो ये जो सैंपलिंग करेगा उस पर डिपेंड करता है वो किस तरीके से सिलेक्शन कर रहा है। Include those items in the sample which he thinks are most typical of the universe with regard to the characteristics under investigation, ठीक है। मतलब जिस तरीके का सैम्पलिंग उसको करना, इन्वेस्टिगेशन करना है, उसके बेसिस पे वो कुछ सैंपल्स चूज करेगा जज करते हुए। तो वो एक तरीके का जजमेंटल सैंपलिंग हुआ। तो यहाँ पे इक्वली लाइकली नहीं हुआ कि मतलब सबका सिलेक्शन हो सकता है। यहाँ पे वो बंदा जो था, जो इन्वेस्टिगेट कर रहा था, वो जज करके कर रहा है उस चीज को। आया समझ में। फिर आता है क्या है, कोटा सैंपलिंग। तो कोटा सैंपलिंग में क्या हो रहा है कि कोटा सैंपल्स आर सेट अप अकॉर्डिंग टू दी सम स्पेसिफाइड कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज इनकम ग्रुप और एज ग्रुप, ठीक है। तो इसमें एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स लेके ही उसमें सैम्पलिंग की जा रही है। तो ये कोटा सैम्पलिंग है। तो बहुत सिंपल है, ठीक है। आप अगर समझने की कोशिश करोगे चीजों को तो आप एक बार में भी समझ सकते हो, ठीक है। ये वीडियो आपका माइंड बूस्टर है, ठीक है। इफ यू आर टेकिंग दिस एज ए कंसिडर एज ए माइंड बूस्टिंग थिंग्स ना, यू विल डेफिनेटली गो इनटू दी एग्जाम्स विथ ए ब्यूटीफुल माइंडसेट, ठीक है। अगर अच्छे माइंडसेट के साथ जाओगे तो एग्जाम्स अच्छे होंगे भाई। बुरे माइंडसेट के जाओगे तो बुरे होने हैं, ठीक है। तो इतना समझ के जाओ कि मेरे को क्वेश्चंस अटेंड करना है, मेरे को क्वेश्चंस का थीम जानना है, रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होना है। बच्चे आजकल इतना रिजल्ट ओरिएंटेड हो गए हैं कि उनको चीजें समझ में नहीं आ रहा है कि उनको करना क्या है, ठीक है। वो फेलियर्स को फेस नहीं कर पा रहे हैं। तो यू शुड फेस द फेलियर्स, ठीक है। लाइफ में बहुत फेलियर्स आते हैं भाई, भाई फेस करो यार। ऐसा रोना बना बंद करो।
फिर आता है तुम्हारा कन्वीनियंट सैम्पलिंग। तो कन्वीनियंट सैम्पलिंग की अगर मैं बात करूं तो क्या होता है कि कन्वीनियंट सैम्पलिंग इज ऑब्टेन्ड बाय सिलेक्टिंग कन्वीनियंट पॉपुलेशन यूनिट्स। ठीक है, तो जिसके साथ मैं इजीली सैम्पलिंग कर सकूं, इस तरीके का कन्वीनियंस पॉपुलेशन यूनिट सिलेक्ट किया जाता है। द फ्रैक्शन ऑफ द पॉपुलेशन बीइंग इन्वेस्टिगेटेड विच इज सिलेक्टेड नीदर बाय प्रोबेबिलिटी नॉर बाय जजमेंटल। इसमें जानबूझ के सिलेक्शन नहीं किया जाता है, इसमें कन्वीनियंस को देख के, मतलब ये सैंपल को मैं अगर उठाऊंगा तो जल्दी मेरा रिजल्ट देगा, तो इस हिसाब से कहानी चलता है। ठीक है, तो ये सैंपल ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेडीली अवेलेबल लिस्ट सच एज ऑटोमोबाइल्स रजिस्ट्रेशन और टेलीफोन डायरेक्टरीज। ठीक है, तो इजीली जो अवेलेबल होगा उसको उठा के इन्होंने सैम्पलिंग कर दिया। ओके, तो इससे तुम्हारा कन्वीनियंट सैम्पलिंग बन गया। फिर क्या आ रहा है, स्नोबॉल सैम्पलिंग। तो स्नोबॉल सैम्पलिंग इज वेयर the research participants recruit the other participants for a particular test or study. ठीक है, it is used where the potential participants are hard to find. ठीक है, तो स्नोबॉल सैम्पलिंग क्या हुआ, स्नोबॉल सैम्पलिंग इज सैम्पलिंग वेयर रिसर्च पार्टिसिपेंट्स रिक्रूट अदर पार्टिसिपेंट्स फॉर द टेस्ट और स्टडी। तो यहाँ पे एक पार्टिसिपेंट मतलब खींच के लाता है दूसरे पार्टिसिपेंट्स को अपने तरफ, ठीक है, पढ़ने के लिए। ठीक है, जैसे वर्ड ऑफ माउथ वाला सैम्पलिंग अगर मैं बोला जाए, ठीक है, कि एक टीचर पढ़ा रहा है एक स्टूडेंट्स को, वो स्टूडेंट उसके पढ़ाई को लाइक कर रहा है तो वो दूसरे स्टूडेंट्स को लेके आ रहा है। ठीक है, जैसे कि आप सब विजनरी क्लासेस में पढ़ रहे हो, ठीक है, आप सब मेरे साथ जुड़े हुए हो, तो आप और 10 बच्चों को रेफर करोगे कि नहीं ये चैनल को फॉलो करिए और इस चैनल में जाके पढ़िए, क्योंकि ये सर जो है काफी अच्छा पढ़ा रहे हैं और हमारा फंडामेंटल्स को क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज जो क्लैरिटी है ना, ये क्लैरिटी आपके अंदर आ रही है, तो इस वजह से आपको जो सैम्पलिंग क्रिएट होता है दैट इज स्नोबॉल सैम्पलिंग। इट इज यूज्ड वेयर द पोटेंशियल पार्टिसिपेंट्स आर हार्ड टू फाइंड। यहाँ पे डिफिकल्टी आती है क्योंकि जब मैं इस चैनल को स्टार्ट किया था, आई डोंट थिंक दैट कि मैं बहुत सारे बच्चों के साथ कॉन्टैक्ट में आऊंगा। मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था जस्ट बिकॉज आई हैव ए सम स्मॉल काइंड ऑफ स्टूडेंट्स विथ मी जिनको रिवीजन करना था एंड दे नो। ठीक है, जो इस चैनल के बिगिनर्स हैं, जो इस चैनल के बिगिनर सब्सक्राइबर्स हैं, वो खुद जानते हैं कि मैंने क्यों ये चैनल स्टार्ट किया था। ठीक है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि वो 5 से 7 बच्चे ऐसे थे जिनके वजह से मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था, जिनको रिवीजन करवाना था मेरे। ठीक है, दे आर माई फर्स्ट स्टूडेंट्स। ठीक है, सो आज वो अच्छी जगह में सेटल्ड हैं और वो अच्छा कुछ कर रहे हैं। आई होप कि वो आगे भी और अच्छा करें। ठीक है, तो उनके वजह से ये चैनल स्टार्ट हुआ था, तो उसमें उन्होंने फिर आगे के बच्चों को रेकमेंड किया। धीरे धीरे आपका भी सहभागी रहा कि आप सब्सक्राइबर सारे आए हैं और इसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस तरीके की सैम्पलिंग्स में हमने मतलब सोचा था कि स्नोबॉल सैम्पलिंग को इसमें इंक्लूड किया जाए। तो ये एक तरीके का स्नोबॉल सैम्पलिंग है कि एक रिसर्च पार्टिसिपेंट से दूसरे पार्टिसिपेंट्स को रिक्रूट कर रहा है। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया, फॉर ए टेस्ट और फॉर ए स्टडी। ठीक है, तो ये तो स्नोबॉल सैम्पलिंग की बात हुई। अब अगर हम इसका फिगरेटिव वे में चलें तो फिगरेटिव वे तो समझना भी जरूरी है क्योंकि उसके बिना तो बनेगा नहीं कुछ। तो अगर मैं बात करूं कन्वीनियंट सैम्पलिंग की सबसे पहले, ठीक है, तो कन्वीनियंट सैम्पलिंग की अगर मैं बात करूं तो इसमें हो क्या रहा है, देखो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से सैंपल चूज कर लेना। ठीक है, तो ये आदमी यहाँ पे है, इसके पास ये 5 थे, 1 2 3 4 5, तो ये पांचों को उन्होंने सिलेक्ट कर लिया क्योंकि जल्द से जल्द उसके 5 लोग आ जाएंगे और वो काम स्टार्ट कर देगा। ओके, फिर क्या आया, पर्पजिव सैम्पलिंग। तो पर्पजिव सैम्पलिंग में क्या क्या उसने पर्पस, एक पर्पस के वजह से सिलेक्ट किया है, शायद ये इसको ज्यादा पसंद करता हो, ये इंसान भी पसंद करता हो, ये भी और ये भी, ये 4 आदमी जो है इस इंसान को ज्यादा पसंद करते हो, तो इस वजह से उसने उसको सिलेक्ट किया क्योंकि उनके साथ उसकी बॉन्डिंग अच्छी बनेगी। ठीक है, ये हुआ। देखो इसमें क्या हुआ है, ये बंदा सिलेक्ट कर रहा है। अब एक सैम्पलिंग और भी है जिसको हम बोलते हैं वॉलंटरी रेस्पॉन्स सैंपल। इसमें क्या है कि ये खुद आए, इस आदमी की पोटेंशियल देख के ये खुद 5 के 5 आ गए उसके पास करने के लिए, बाकी सब नहीं आए, बट ये 5 पहले पहुंचे हैं। तो ये अपने आप मतलब वॉलंटरली उसको मतलब गाइड करने के लिए आ गए हैं। कौन, ये सारे जो 5 हैं। तो ये एक तरीके से वॉलंटरी रेस्पॉन्स सैम्पलिंग हुआ। फिर क्या हुआ, स्नोबॉल सैम्पलिंग। जैसे कि मैंने बताया क्या, कि मैं हूं कल्याण, ठीक है, मैं आपका टीचर, मैं हूं कल्याण। ठीक है, मेरे नीचे 2 स्टूडेंट आ गए, एक आ गया राम और एक आ गया सीता। ठीक है,
अब उन्होंने क्या बुला लिया, उन्होंने बुला लिया तुम्हारे भरत शत्रुघ्न एंड लक्ष्मण को बुला लिया। यहाँ पे उसने किसको बुला लिया, गीता मीता चीता, ठीक है, तो इनको उन्होंने बुला लिया। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ कि मैंने इन दोनों को पढ़ाया था, बट दे आर सो मच अफेक्टेड बाय मी कि उनको इतना अच्छा लगा मेरी पढ़ाई कि उन्होंने बाकी तीन तीन लोगों को अपने अंडर बुला लिया। तो इस वजह से तो मेरा इन्फ्लुएंस उन सब पे पड़ा। ठीक है, तो इस तरीके का जो चीज होता है यहाँ पे आप समझ सकते हो कि दिस इज ए काइंड ऑफ स्नोबॉल सैम्पलिंग। ठीक है, तो इसमें जो ये सेंटर पॉइंट है ये, ठीक है, सेंटर पॉइंट है ये, इसके चारों तरफ सब बैठे हुए हैं। ठीक है, तो दिमाग में क्लैरिटी रखो, जब भी एग्जाम में जा रहे हो इतने क्लैरिटी से अगर जाके पढ़ के एग्जाम दोगे तो ऑब्वियसली वो क्लियर होगा। अभी भी बोलता हूँ कि यूसी नेट इज नॉट ए हवा। ठीक है, उसमें ध्यान से क्लैरिटी के साथ अगर कोई चीज पढ़ोगे देन यू विल सक्सीड इन योर लाइफ। समझ में? ओके, तो आज का लेक्चर यहीं फिनिश करते हैं। आई होप कि ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट। ठीक है, और आप लोग भी चाहिए तो स्नोबॉल सैम्पलिंग करिए। ठीक है, जितना ज़्यादा स्प्रेड कर सकते हैं चैनल को उतना ज़्यादा स्प्रेड करिए। इस चैनल ग्रो करना चाहिए, आपका ही चैनल है। ठीक है, समडे समवेयर somebody will be coming to teach in visionary classes and I always appreciate her or him to teach in this visionary classes. ठीक है, so tata bye bye, have a nice day.